पिछले वाले क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक था यूनिटरी मेथड, वो हम लोग शुरू कर चुके थे। और यूनिटरी मेथड के अंदर हम लोगों को खास करके दो चीज पढ़ना है ना। पहला था डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, उसमें कुछ सवाल भी हम लोग बनाए हुए थे, उसका मतलब भी हम लोग समझ चुके थे कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है ना। उसमें तो कोई डाउट नहीं था। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे यूनिटरी मेथड का सेकेंड वाला पार्ट, जिसका नाम है इनवर्स वेरिएशन। और याद कीजिए, इनवर्स वेरिएशन को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते थे? इनवर्स प्रोपोर्शन के नाम से। तो आपके सामने यदि इनवर्स वेरिएशन लिखे या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन लिखे, बात सेम समझना है, दोनों का मतलब सेम होता है। इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। जिस प्रकार से डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन था, उसी प्रकार से हमारा इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। हो गया क्लियर? चलिए, अब इसका मतलब होता क्या है, इसको समझिए जरा ध्यान से। इसको समझने के लिए ना हम लोग चलेंगे फिर से अपने पिछले वाले क्लास में, यानी कि जहां पे हम लोगों ने ये सीखा था कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। याद कीजिए, डायरेक्ट वेरिएशन क्या था? एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, या फिर एक चीज घटेगा तो दूसरा भी अपने आप घटेगा। मतलब कि पहला क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, और पहला घटेगा तो दूसरा भी अपने आप घटेगा। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है डायरेक्ट वेरिएशन में। इसका जस्ट उल्टा हमारा है इनवर्स वेरिएशन में। इसका मतलब इसमें हमको ये पढ़ना है कि पहला जब बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये इनवर्स में होगा। डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, पहला वाला घटेगा तो दूसरा वाला भी घटेगा। लेकिन इनवर्स वेरिएशन थोड़ा सा इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि दूसरा वाला घटेगा, या फिर पहला वाला घटेगा तो दूसरा वाला बढ़ेगा। इस प्रकार से ये हमेशा चलता रहता है, कोई डाउट नहीं। हाँ, एक दूसरे का उल्टा, सिंपल सा बात। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या फिर ये घट गया तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही मशहूर सा एग्जाम्पल। चलिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहां पे ना आपका पटना है और यहां पे आपका दिल्ली है। समझिएगा ध्यान से, आपको ये बात समझ में तुरंत आ जाएगा। ये आपका पटना है और ये आपका दिल्ली है। मान लीजिए कि इन दोनों शहर के बीच में जो है ना, दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर का है। लगभग सही में इतना ही है, इतना ही के आसपास है। पटना से दिल्ली का दूरी लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास का ही है। थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन इतना कम से कम हम लोग मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा पटना है और यहाँ पे हमारा दिल्ली है, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है? 1000 किलोमीटर। चलिए, अब सपोज कीजिए कि हम जो है ना पटना से निकले, दिल्ली पहुंचना है हमको। तो सपोज कीजिए कि हम कार पे हैं और कार जो है हम 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहे हैं। देखिए, ये हमारा क्या है मालूम है? ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो गया? स्पीड हो गया। अब समझिए ध्यान से, हमको पटना से दिल्ली जाना है अपने कार से, तो हमको जाने में जो हमारा जो कार का स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि हम 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है ना? तो यदि हम इस रफ्तार से जाते हैं तो आप मान लीजिए कि हमको जाने में जो है ना चलिए सपोज कीजिए कि हमको 50 घंटा लगता है, 50 आवर्स हमको लगते हैं। बस एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको समझ रहे हैं। समझिए फिर से, कंडीशन आपके सामने क्या है? कंडीशन आपके सामने ये है कि हमको पटना से दिल्ली जाना है, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 1000 किलोमीटर है, और हम अपने कार से जा रहे हैं। लेकिन हम कार किस रफ्तार से चला रहे हैं? 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 1 घंटे में हम 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। यदि हम इसी रफ्तार से जा रहे हैं तो पटना से दिल्ली पहुंचने में हमको कितना समय लगता है? 50 घंटा लगता है। और ये 50 घंटा आपका क्या है? टाइम। ये क्या है? आपका टाइम है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा जाने का स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब हम क्या करते हैं ना, अपने गाड़ी का स्पीड जो है बढ़ा देते हैं। चलिए, मान लीजिए कि अब हम 40 से 80 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड कर देते हैं। मतलब कि पहले हम धीरे धीरे जा रहे थे 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अब हमारा कार का स्पीड क्या हो गया? बहुत तेजी हो गया, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब कि अब हम 1 घंटा में
80 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं, तो बताइए हम जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे या लेट से पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि हमको पहले 50 घंटा लगता था, अब 25 घंटा ही लगे, है कि नहीं? कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पटना से दिल्ली हमको जाना है, दोनों के बीच का दूरी 1000 किलोमीटर है, और हम पहले जो है अपने कार से जा रहे थे 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी कि 1 घंटे में हम 40 किलोमीटर पर ट्रैवल कर लेते थे 1 घंटे में, तो हमको दिल्ली पहुंचने में टोटल कितना घंटा लग गया? 50 घंटा लग गया। लेकिन अब हमको क्या करना है, अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ा देना है। मान लीजिए कि हम अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ा लिए, अब मेरा गाड़ी का स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि अब जो है ना हम 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे तो जल्दी हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो पहले हम पहुंचते थे 50 घंटे में, अब हम पहुंच जाएंगे 25 घंटे में। अब यहाँ पे हम जो समझाना चाह रहे हैं ना, वही चीज आप समझिएगा ध्यान से, है ना। क्या है देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे क्या किया, देखिए जरा ध्यान से। तो पहले आपका 40 था, आपने उसको बढ़ाया, यहाँ पे आपने क्या किया? 1 को बढ़ाया। पहले आपको जब लगता था 50 घंटा जाने में, अब कितना लग रहा है? 25 घंटा। तो इधर आपने बढ़ाया और इधर आपका अपने आप घट गया। देखिए ध्यान से, ये 40 किलोमीटर को आपने बढ़ा के 80 कर दिया, ठीक है ना। तो पहले आपको पहुंचने में लगता था 50 घंटा, अब आपको पहुंचने में लग रहा है मात्र 25 घंटा। तो जैसे ही आपने 1 को बढ़ाया, दूसरा अपने आप क्या हो गया? घट गया। यही चीज तो है हमारा इनवर्स वेरिएशन। अब समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे हमने कार के स्पीड को क्या किया? बढ़ा दिया, तो टाइम हमारा क्या हो गया? घट गया। या फिर यदि हम, अच्छा इसका इन्वर्स भी है, जैसे मान लीजिए कि हम ना पहले 40 किलोमीटर के पर हिसाब से जा रहे थे, अभी समझिएगा हम 40 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे थे, तो हमने गाड़ी के स्पीड को 80 कर दिया, तो टाइम हमारा घट गया। यदि हम पहले 40 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे थे, अब हम 20 किलोमीटर के हिसाब से ही जाएंगे, मतलब कि हमने अपना स्पीड क्या किया? घटा दिया, तो हमारा टाइम क्या लग जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि हमको ज्यादा देर लगेगा पहुंचने में। तो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन बेसिकली हमको ये बताता है कि जब आप एक चीज बढ़ाते हो तो दूसरा अपने आप घट जाता है, या फिर जब एक चीज को घटाते हो तो दूसरा अपने आप बढ़ जाता है। कोई डाउट नहीं ना। जैसे हम यहाँ पे 40 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे थे, तो हमको लग रहा था जाने में 50 घंटा, है ना। जैसे हमने स्पीड को 80 कर दिया, वैसे हमारा टाइम घट गया, यानी कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अब दिल्ली 25 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपने 1 को बढ़ाया तो दूसरा अपने आप घट गया। या फिर ये 40 किलोमीटर के हिसाब से हम जा रहे थे, अब हम क्या करेंगे? 20 किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे, यानी कि हमने अपना स्पीड क्या कर लिया? घटा लिया, तो हम लेट से पहुंचेंगे दिल्ली, है ना। तो 1 घटा, दूसरा अपने आप बढ़ गया। तो यही चीज हमारा होता है इनवर्स वेरिएशन में। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को कैसे याद रखना है? सिंपल सा तरीका, समझिए ध्यान से, एकदम एक लाइन में। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को यदि समझना है तो एक लाइन में कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन में एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, बस यही चीज है। और कोई समस्या? चलिए, अब यदि आपको ये चीज समझ में आ गया है तो अब आपके लिए ये इनवर्स वेरिएशन बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए इसको हम लोग, अब ये चीज समझ में आ गया ना, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड हमारे पास सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, जिस प्रकार से हमने आपको बताया था डायरेक्ट वेरिएशन में एक फॉर्मूला, उसी प्रकार से इनवर्स वेरिएशन में भी हमारा एक फॉर्मूला है, उसको भी आपके सामने अभी रखेंगे, उसके बाद फिर आप इसको बनाएंगे। देखिए ध्यान से, इसमें फॉर्मूला कौन सा काम करता है? इसमें फॉर्मूला ना हमारा ये है सिंपल सा, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। ये आपका फॉर्मूला है इनवर्स वेरिएशन के सवालों को सॉल्व करने के लिए। इसमें कैसे इसको लागू करेंगे देखिए ध्यान से। अच्छा, डायरेक्ट वेरिएशन का क्या फॉर्मूला था? डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला था x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2। यहाँ पे आप क्या करते थे? यहाँ पे आप x1 को डिवाइड करते थे y1 से, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। x1 को और y1 को मल्टीप्लाई कर देना है, उसी प्रकार से y2 को x2 को मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा था डायरेक्ट वेरिएशन का, और ये वाला फॉर्मूला है हमारा इनवर्स वेरिएशन का। इसको लागू कैसे करेंगे, कैसे इसे सवाल बनाएंगे, वो भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए देखिए जरा ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला हो गया इनवर्स वेरिएशन का, इसको आप याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इफ 36 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। मतलब कि मान लीजिए कोई एक काम है, चलो सपोज कर लो कि एक बिल्डिंग ही बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, समझिएगा ध्यान से, एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। पहला बात ये, उस बिल्डिंग को बनाने में ना कितने आदमी काम करते हैं, 36 आदमी काम करते हैं। तो वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है 25 दिन में। समझिएगा ध्यान से, इनवर्स वेरिएशन यहां पे क्या कहना चाह रहा है, एक बिल्डिंग बनाना है, उस बिल्डिंग को बनाने में 36 लोग लगे हुए हैं, और 36 लोग मिलके उस पूरे बिल्डिंग को कितने दिनों में बना देते हैं, 25 दिन में। कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी डेज विल 15 men टेक टू डू इट। अब समझिए ध्यान से, उस बिल्डिंग को बनाने में 36 लोग लगे हुए हैं, तो वो बिल्डिंग बन के पूरी तरीके से 25 दिन में तैयार हो जाता है। तो बताइए कि यदि उसी बिल्डिंग को 15 लोग बनाएंगे तो कितने दिन लगेंगे। ऑब्वियस ही बात है, समझिएगा ध्यान से, जब 36 लोग मिलके उस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो उसको बनाने में 25 दिन लग रहा है। जब 15 लोग मिलेंगे यानी कि आदमी का संख्या क्या हो गया, घट गया, तो दिन क्या लगेगा, बढ़ जाएगा। मतलब मान लीजिए कि यदि हम एक अपार्टमेंट बनवा रहे हैं और उस अपार्टमेंट में 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो उसको बनने में ना 1 साल लग रहा है। समझिएगा ध्यान से, एक अपार्टमेंट हम बनवा रहे हैं और उस अपार्टमेंट में जो है ना, मेरे अपार्टमेंट में 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो उस पूरे अपार्टमेंट को बनने में कितने दिन लगते हैं, 1 साल, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे ना, 100 आदमी काम पे नहीं लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, मात्र 50 आदमी काम पे लगाएंगे। तो मेरा वर्कर क्या हो गए, घट गए। तो जो बिल्डिंग मेरा 1 साल में बनता था, क्या अभी भी 1 साल में ही बनेगा, नहीं, हमको टाइम ज्यादा लगेगा, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है। क्यों, क्योंकि आदमी हमारा कम हो गया। आदमी कम होगा तो काम भी क्या होगा, हमारा कम ही होगा ना। आदमी कम तो काम भी कम, तो समय ज्यादा लगेगा। समझ में आ गई बात। जैसे देखो, यदि हम एक अपार्टमेंट बनवा रहे हैं और उस अपार्टमेंट में हमारे 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो अपार्टमेंट बन के 1 साल में तैयार हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कितने आदमी काम कर रहे थे, 100 आदमी काम कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, आदमी को घटा देंगे, कितना कर देंगे, 50। तो अब बताइए कि जो आदमी 100 को मिल के 1 साल में बिल्डिंग बना के तैयार कर दे रहा था, लेकिन अब वर्कर्स कितने हैं, 50। तो आदमी कम है तो काम भी हमारे अपार्टमेंट में क्या होगा, कम होगा। तो बिल्डिंग को बनने में समय क्या उतना ही लगेगा या ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। वही बात इसमें है ना। तो यही आपको यहाँ पे निकालना है कि जब 25 आदमी जब 36 आदमी मिल के 25 दिन में काम को कर देता है, तो 25 आदमी 25 दिन में 36 लोग उस काम को कर देते हैं। तो बताइए कि 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, है कि नहीं। चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको टेबल ही बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे भी आप 2 चीज ढूंढ लीजिए, किस किस के बारे में बात हो रहा है। पहला मेन के बारे में बात हो रहा है और दूसरा डेज के बारे में बात हो रहा है। चलिए तो आपको यहाँ पे भी टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मेन और नीचे में लिख लीजिए डेज, ठीक है ना। चलिए टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कितने मेन हैं, 36। तो 36 मेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 25 दिन में। तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना आदमी है, 15 आदमी है। तो इसको मेन के सेक्शन में लिखेंगे, ऊपर में 15। तो ये 15 आदमी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, वो दिया हुआ है क्या, नहीं, वही तो निकालना है हमको। तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, बात खत्म। चलिए अब उसको देखिए ध्यान से, ये हमारा किसका काम करेगा, x1 का। ये किसका काम करेगा, नहीं ये नीचे y1 का करेगा। ये x2 का, ये किसका काम करेगा, y2 का करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, 36 × 25 कर देंगे,
देखिए ये x1 है तो ये y1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, है ना, बराबर। उसके बाद क्या था, y2 और x2 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा x2 है, तो ये y2 है, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू एक्स। कोई बात समझ में आया, कोई डाउट इसमें? बेसिकली इसमें यह है कि हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में इन दोनों को आपस में क्या करते थे, डिवाइड के फॉर्म में लिखते थे, ऐसा कुछ 36/25 ऐसा ही लिखते थे ना। नहीं नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखते थे, हाँ उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन इनवर्स वेरिएशन में हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको मालूम है क्या करना है, 36 इंटू 25 है बराबर x, ये हमारा अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। चलिए इसको काटने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये कट जाएगा हमारा 5 से कितने बार में, 3 बार में, ये 5 से 5 बार में, ये 3 से 1 बार में, और ये हाँ 12 बार में कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमारा हो गया 12 इंटू 5 बराबर x, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 12 5 जा 60 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे जो हमारा 60 आया है, ये क्या आया है हमारा 60 डेज आया है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डेज आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया। अब इसका मतलब समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, 36 लोग उस काम को करते थे कितने दिन में, 25 दिन में, तो 15 लोग कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 60 दिन में। क्यों, क्योंकि आदमी हमारा कम हो गया तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा काम करने में, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे अब समझ में आ गया। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपका 60 डेज हो गया, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 क्या कहा गया, देखिए 16 horses can consume a certain quantity of corn in 25 days। मतलब कि 16 घोड़े हैं, 16 horses 16 घोड़े हैं, और वो 16 का 16 घोड़ा जो है ना, चलिए मान लीजिए कि एक छोटा सा ना किसान है, उस किसान के पास कितना घोड़ा है, 16 घोड़ा है, और उस किसान के पास ना उस घोड़े को खिलाने के लिए अनाज भी है, लेकिन वो पूरा का पूरा अनाज वो 16 घोड़ा कितने दिन में खत्म कर देता है, 25 दिन में। मान लीजिए कि मेरे पास ही 16 घोड़ा है और मेरे पास घोड़े को खिलाने के लिए अनाज भी रखा हुआ है, लेकिन वो 16 का 16 घोड़ा मिल के उस पूरे अनाज को कितने दिन में खत्म कर देता है, 25 दिन में। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 40 हॉर्सेस। तो बताइए कि उसी अनाज को जब 40 घोड़ा खाएगा तो कितना दिन खत्म करने में लगाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कम ही दिन में खत्म कर देगा, है कि नहीं, क्योंकि जब 16 घोड़ा मिल के उस अनाज को 25 दिन में खत्म कर दे रहा है, तो 40 घोड़ा उसी अनाज को कितने दिन में खत्म करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, घोड़ा का संख्या क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो कम ही समय में खत्म कर देगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों को बनाना है। अच्छा यहाँ पे भी आपको 2 चीज फाइंड करना है, पहला आपका हॉर्स है और दूसरा आपका डेज है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसको। तो पहले में आप लिख लीजिए हॉर्सेस और दूसरे में लिख लीजिए आप डेज। चलिए देखिए ध्यान से, ये भी बड़ा आसान होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यदि एक बार आप फॉर्मूला को समझ गए, इनवर्स वेरिएशन को समझ गए, तो फिर सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए पहले कितने घोड़े हैं, 16 हॉर्सेस है, तो 16 हॉर्सेस मिलके उस पूरे अनाज को कितने दिन में खत्म करते हैं, 25 दिन में खत्म कर देते हैं। अब कितने घोड़े हैं हमारे पास, 40 घोड़े हैं, तो 40 घोड़े उसी अनाज को, सेम अनाज को कितने दिन में खत्म करेंगे, x दिन में, है ना, तो इसको x मान लेंगे। चलिए अब तो आपको मालूम है क्या करना है, यहाँ पे 16 इंटू 25 बराबर 40 इंटू एक्स। कोई समस्या यहाँ तक, 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 40 बराबर x। चलिए इसको काटते हैं हम लोग। ये हमारा कटेगा 5 से कितने बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में, ये 5 से 8 बार में, ये 8 से 1 बार में, और ये 8 से 2 बार में। कितना आ गया, यहां पे हमारा आ गया 2 इंटू 5 बराबर x। कितने हो गए,
10 बराबर x। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कितना लिख दे x के बदले में 10 डेज। अब जरा देखिए ध्यान से कि जब 16 घोड़ा उस अनाज को 25 दिन में खत्म करता था, तो 40 घोड़ा उसी अनाज को कितने दिन में खत्म कर देगा? 10 दिन में। ऑब्वियस बात है भाई, ज्यादा घोड़ा तो जल्दी खत्म करेगा उसको, है ना, तो 10 दिन में ही उसको निपटा देगा। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिए ध्यान से। सवाल नंबर तीसरा क्या कहा गया है? सवाल नंबर तीसरा कहा गया है अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 24 minutes। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कि एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक बस है, उस बस को कुछ दूर जाना है, उस बस को कुछ दूर जाना है, और उस बस का जो स्पीड है वो कितना है? कहा गया 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हाँ, 1 घंटा में वो 45 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, और उसको उस जगह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पूरा 3 घंटा 24 मिनट लगता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि उसी दूरी पे जाने के लिए उस बस को कितना टाइम लगेगा, और उस समय पर उसका स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। चलो इसको ना और अच्छी तरीके से हम लोग तब समझ पाएंगे जब यहाँ पे कुछ टेबल वोबल बना लेंगे तब। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला टाइम, और दूसरा आपको दिख रहा है स्पीड, है ना। चलिए तो आप टाइम और स्पीड का यहाँ पे बना लीजिए। पहले बना लेते हैं हम लोग स्पीड का। आप टाइम भी पहले बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, स्पीड है आपका यहाँ पे, ठीक है, और नीचे में हम लोग बना लेते हैं स्पीड, नीचे में टाइम। अच्छा, ये काम कर रही है आप यहाँ पे। टाइम जो है ना, यहाँ पे आपका 3 hour 24 minute दिया हुआ है, इसको ना आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यदि आप इसको आवर में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट हमेशा खतरनाक होता है, तो इसको आप क्या करो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। चलो, तो 3 घंटा 24 मिनट है, तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60। तो 3 घंटे में कितने मिनट? 180 मिनट हो गए, और उसमें 24 और ऐड कर दो, 180 90 100 204 मिनट हो गए, है ना। चलिए तो यहाँ पे मिनट में हम लोग, अच्छा मिनट टाइम जो है हम लोग यहाँ पे किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? मिनट में कर रहे हैं। तो इसको अभी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, टाइम जो है मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए अब बताइए कितना आया था? 204। तो पहला में हमारा 204 मिनट लगता है, 45 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 45। कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कितना दिया हुआ? स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्पीड वाले में 36, और उसको कितना टाइम लगता है जाने में, वो दिया हुआ है क्या? नहीं, तो हम लोग मान लेंगे x। अच्छा, इस सवाल का मतलब थोड़ा सा और आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन होना नहीं है। देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए कि हमको जो है ना कुछ दूर जाना, चलो मान लो कि हमको बस एग्जांपल के तौर पे, हालांकि ऐसा होगा नहीं कभी, हमको ना पटना से दिल्ली जाना है, ठीक है। हमको जाने में कितना समय लगता है? 204 मिनट। किस स्पीड से जाते हैं? तो 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाते हैं। यदि हम पटना से दिल्ली, तो हमको पूरा पहुंचने में जो है ना 224 मिनट लगता है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम किस स्पीड से जा रहे हैं पटना से दिल्ली? 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं, तो हमको पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो हमको x मान लेंगे। अच्छा बताइए, इसका आंसर क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए? देखिए बिल्कुल, यदि हमको पटना से दिल्ली जाने में 204 मिनट लग रहा है, वो भी 45 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हैं, तब अब हमारा स्पीड क्या हो गया? स्पीड हमारा घट गया, तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो देखते हैं कि 204 से ज्यादा हमारा टाइम आता है कि नहीं। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, अब तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या करना है, 45 इंटू 204 बराबर 36 इंटू एक्स, हो गया ना। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इधर जगह नहीं है, यहाँ पे लिखिए 45 इंटू 204 बराबर x डिवाइडेड बाई 36। चलिए इसको आप थोड़ा सा हम लोग कटकुट कर लेते हैं, है ना। देखिए यदि हम लोग इसको 9 से करें, तो 9 से कितने बार में? 4 बार में, है ना।
और ये 9 से कितने बार में? 5 बार में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये 4 से एक बार में, 4 से ये 51 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 51 को 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 204। एक मिनट नहीं सेम नहीं आना चाहिए। एक मिनट रुको, जाओ एक मिनट। यहाँ पे 36 ही है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन में। 36 किलोमीटर 3 आवर 20 मिनट है इसमें, सॉरी यहाँ पे सवाल में ही थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 20 मिनट होगा, माय मिस्टेक। यहाँ पे जो है ना, इसको आप सुधार लीजिए। वही हम सोचे कि सेम कैसे आएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा सवाल में ही गड़बड़ हो गया। ये 20 मिनट है आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हमारा गलत हो गया। तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि 3 घंटे में 180, हाँ अब हो जाएगा हमारा टोटल कितना, 200 मिनट। सॉरी इसके लिए माफी चाहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा 200 मिनट, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 200, है ना। चलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सुधार लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए अब हो जाएगा। अब हमारा 45 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 36 बराबर x। अब देख लीजिए, अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसको हम लोग काटकुट करते हैं। 9 से करेंगे तो 4 बार में, इसको 9 से करेंगे तो 5 बार में, फिर इसको करेंगे कितना आएगा 4 से एक बार में, और ये 4 से 40 बार में, है ना। देख लीजिए ध्यान से, इस 4 बार में 9 से 9 × 5 = 45, ठीक है। ये ओहो, अब सही हुआ, है ना। चलिए कोई डाउट नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप 5 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करो, x निकालो, कितना आ जाएगा 250 बराबर x। समझ गए। तो अब यहाँ पे जब हम पटना से दिल्ली जा रहे थे 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हमको कितना समय लगा जाने में, 250 मिनट, 250 मिनट। अच्छा ये हमारा मिनट में है ना, यदि हम इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना होगा, देखिए 1 घंटे में कितना 60 मिनट, नहीं पॉइंट में नहीं लाना है इसको। देखिए तो 250 है ना, तो 24 नहीं 1 मिनट, 250 है तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60 120 180 240 और यहाँ पे 250 है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट हमारा टोटल हो गया। टोटल हमारा हो गया 4 आवर 10 मिनट, कितना हमको लगेगा जाने में। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब जब आप 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे थे तो आपको जाने में टाइम लग रहा था 3 घंटा 20 मिनट, लेकिन जब अब आप 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएंगे तो आपको पूरा पहुंचने में कितना लग जाएगा, 4 आवर 10 मिनट। अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए तो यहां तक सवाल हमारा बिल्कुल एक जैसा था लगभग, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कठिन सवाल लेते हैं, क्योंकि हर बार तो इतना आसान मिलेगा नहीं, है ना। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। सवाल नंबर 4, ये क्या कहा गया है, इसमें है अ मिलिट्री कैंप हैज प्रोविजंस फॉर 630 men टू लास्ट फॉर 25 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया ना, कैंप जानते हैं आप, मिलिट्री का कैंप होता है अपना, अलग अलग कैंप लगा के वो लोग देश का रक्षा करते हैं, है ना। तो एक कैंप है, उस कैंप में कितने मिलिट्री के लोग हैं, यानी कि कितने सिपाही हैं, 630 है। और उस 630 को जो भोजन खिलाना है ना, वो कितना दिन खिला पाता है, 25 दिन खिला पाता है। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि एक कैंप है, उस कैंप में ना 630 सिपाही लोग रहते हैं, और प्रोविजन मतलब कि उसके पास उपलब्ध है उतना ही। समझ गए बात को। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, एक कैंप है, उस कैंप में मात्र 25 दिन का ही
खाना बचा हुआ है और उस कैंप में टोटल कितने आदमी है? 630। समझ में आई ये बात? अब जैसे और इसको अच्छी तरीके से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कैंप है, उस कैंप में टोटल सोल्जर्स कितने हैं? 630 है, और उस 630 सोल्जर्स के पास मात्र 25 दिन का ही खाना है, बस इतना ही है बस। अब तो कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप सो दैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज। अब यहां पे ना थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। क्यों? देखिए, उस कैंप के पास अभी फिलहाल 630 सोल्जर्स हैं, तो 25 दिन तक खाना चल जाएगा आराम से, है ना। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो 25 दिन ना बल्कि 30 दिन हमारा खाना चले। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ सोल्जर्स इस कैंप से उस कैंप में भेजना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम कैंप से एक सोल्जर इस कैंप से कुछ सोल्जर्स को उस कैंप में भेज देंगे तो हो सकता है इस कैंप का सोल्जर्स हमारा कम हो जाएगा, और सोल्जर्स कम होंगे तो अनाज हमारा क्या होगा? कुछ ज्यादा दिन तक चल जाएगा, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि आपके घर में ना अनाज रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, और आप लोग 5-6 आदमी फैमिली में है। लेकिन जब आपके घर पे मेहमान आ जाए 10-15 को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका अनाज क्या हो जाएगा? जल्दी से खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो मेहमान फिर चले जाते हैं, फिर आपका अनाज आराम से खत्म होता है ना। वही चीज यहाँ पे है कि उस कैंप के पास 630 सोल्जर्स हैं, और उस 630 सोल्जर्स का जो खाना है ना मात्र 25 दिन का ही बचा हुआ है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उस कैंप में 30 दिन तक खाना आराम से चले। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ सोल्जर्स को इस कैंप से उठा के उस कैंप में भेज देना पड़ेगा कि भाई तुम उस कैंप में चल जाओ। तो इस वाले कैंप का क्या होगा? सोल्जर्स कम हो जाएंगे, और जब सोल्जर्स कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा खाना थोड़ा सा ज्यादा दिन चलेगा, है ना, 5 दिन ज्यादा चलेगा। चलिए, ये भी बड़ा आसान सवाल है, कैसे बनाएंगे इसको देखिए ध्यान से। अच्छा, इसमें भी आपको 2 चीज दिख रहा होगा, पहला है मैन और दूसरा है डेज, है ना। तो उसका भी आप बना लीजिए टेबल। पहला आपका यहाँ पे बन जाएगा मैन का, और दूसरा बन जाएगा आपका डेज का। चलिए देखिए ध्यान से, बताइए सबसे पहले कितने मैन हैं? 630 है, तो 630 के लिए मात्र कितने दिन का भोजन बचा हुआ है? 25 दिन का। उसके बाद फिर अच्छा, उसके बाद तो मैन नहीं दिया हुआ है बल्कि डेज दिया हुआ है, 30 लिख देंगे यहाँ पे। क्या मैन आपको मालूम है? नहीं, तो एक्स मान लेंगे, है ना। चलिए, अब इतना करने के बाद तो आपको मालूम है ये 630 गुने 25 बराबर x गुने 30। अब 630 गुने 25 बराबर x डिवाइडेड बाई 30। इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। और ये 3 से 63 कितने बार में? 21 टाइम्स में। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाइए, 21 इंटू 25 बराबर x। चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम लोग। 25 को 21 से करेंगे तो 1 5 2 5 2 5 कितना आ गया? 5 2 5 बराबर x। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं ना कि वही हमारा आंसर हो गया। नहीं, वो आंसर अभी गलत है आपका, वो आंसर अभी आपका गलत है। क्यों गलत है अभी आपको बताते हैं। देखिए, आपने इतना तो कर दिया, आपका x का वैल्यू आ गया 525। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि पहले आपके पास 630 आदमी थे, यानी कि 630 सोल्जर्स थे, तो उस समय पे भोजन आपका 25 दिन चलता था। लेकिन अब आपके पास कितने आदमी हो गए? 525 आदमी हो गए, तो भोजन कितना दिन चल रहा है आपका? 30 दिन चल रहा है। तो बताइए आपने ट्रांसफर कितना किया आदमी को? तो अब 630 में से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, देखिए, हाउ मैनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर टू अनदर कैंप। तो आपको कितने आदमी को एक कैंप से उस कैंप में भेजना पड़ेगा, यही आपको फाइंड करना था ना। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि 630 आदमी का जो भोजन था वो 25 दिन चलता था, लेकिन अब x का वैल्यू कितना आया? 525 आया, यानी कि 525 आदमी का अब भोजन कितना चलता है? 30 दिन चलता है। तो बताइए कि पहले 630 था, अब आपके पास 525 है, तो आपने कितने आदमी का ट्रांसफर किया? माइनस ही करना पड़ेगा ना हमको, 630 में इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ
630 माइनस 525 बराबर कितने आ जाएंगे हमारे? 10 में 5 जाएगा तो 5 और ये 0 1 105 मैन। 105 मैन मस्ट, ऐसे लिखिएगा 105 मैन मस्ट बी ट्रांसफर्ड, मस्ट बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि हमको जो है 105 आदमी को इस कैंप से उस कैंप में भेजना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा अनाज जो है 30 दिन तक चल पाएगा। हो गया डाउट क्लियर? चलिए ये वाला भी सवाल में कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, ये वाला सवाल भी और इंटरेस्टिंग है ना। इसमें क्या देखे ध्यान से, इसमें कहा गया है कि अ ग्रुप ऑफ 120 मेन हैड प्रोविजंस फॉर 200 डेज। ये भी सवाल कुछ वैसा ही लग रहा है। मतलब ये हो गया कि एक, चलो मान लो आर्मी ही मान लो, है ना, एक आर्मी का कैंप है, उसमें जो है ना 120 सोल्जर्स है, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। 120 सोल्जर्स है और उस 120 सोल्जर्स को खिलाने के लिए जो भोजन है वो कितने दिन तक के लिए है? 200 दिन तक के लिए है, ठीक है ना। लेकिन आगे क्या होता है? आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद 30 men died ड्यू टू एन एपिडेमिक। लेकिन 5 दिन के बाद 30 आदमी मर जाते हैं। 5 दिन के बाद 30 आदमी मर जाते हैं, वो भी एपिडेमिक की वजह से। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी का आप ऐसे समझिए जैसे कोरोना आया था ना, उसी प्रकार का, ठीक है। आगे, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। इसका टेबल कैसे बनाना होता है वो हम बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे भी आपको 2 चीज दिख रहा होगा। क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? पहला तो आपको मेन दिख रहा है, दूसरा आपको डेज दिख रहा है ना। तो आप बना लीजिए पहले। यहाँ पे मेन और यहाँ पे डेज। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपके पास कितने आदमी है? 120, तो 120 यहां पे लिख दो, ठीक है ना। लेकिन 5 दिन के बाद आदमी मरते हैं ना, 5 दिन के बाद आदमी मरते हैं, तो 120 दिन का उसके पास भोजन था। 120 दिन तक, सॉरी 200 दिन तक 120 आदमी को भोजन खिलाया जा सकता था। लेकिन 200 दिन तक 120 आदमी को खाना खिलाया जा सकता था। लेकिन 5 दिन के बाद क्या होते हैं? 30 आदमी मर जाते हैं। लेकिन कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। तो हमको 200 में से 5 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 195। 195। अब बताइए, इतना तो क्लियर हो गया हमारा पहला। हाँ, 120 आदमी को 200 दिन तक खाना खिलाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन 5 दिन के बाद क्या होता है? 5 दिन के बाद मरता है ना। तो खाना तो हमारा 200 दिन तक का था, लेकिन 5 दिन के बाद आदमी हमारा क्या होते हैं? मर जाते हैं। लेकिन 5 दिन तक खाना तो खिलाया होगा ना, तो 5 दिन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। 120 आदमी का खाना खिलाने का जो मेरे पास क्षमता है वो कितने दिन तक का है? 200 दिन तक का है, ठीक है ना। जिसमें से 5 दिन बाद 5 दिन बाद ना मरते हैं 30 आदमी। तो 5 दिन तक तो हम खिलाए होंगे ना खाना उसको। तो 5 दिन क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आदमी तो उतने ही है अभी फिलहाल। हालांकि 30 आदमी मरेगा, वो अगले वाले में लिखेंगे हम लोग। लेकिन 5 दिन तक तो खाना खिलाए होंगे ना हम उसको, तभी तो 5 दिन के बाद मरा। कहा? यहाँ पे नहीं, ये 5 इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा 5 दिन बीत गया। समझे बात को? ये यही चीज है इसमें। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे अब आपके पास टोटल कितने आदमी थे? 120, जिसमें से मर कितने गए? 30। तो 120 में 30 माइनस करो, 90। अब यहां पे हो जाएगा हमारा 90। तो अब आपके पास बच गए हैं कितने आदमी टोटल? 90 आदमी। तो 90 आदमी के लिए खाना कितना दिन तक चलेगा वही हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा x, मान लो, बात खत्म, ठीक है ना। अब इसी को आपको यहाँ पे बनाना था। चलिए बनाते हैं। वहां पे जगह नहीं है तो आप इसको यहाँ पे बनाइए। 120 इंटू 195 बराबर 90 इंटू एक्स।
अब तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 120 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 90 बराबर x। देखिए ध्यान से, एक जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, उसके बाद ये 3 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 3 से 12 कितने बार में? 4 बार में। और कट रहा है क्या कुछ? हाँ, 3 से लगता है ये कट जाएगा। हाँ, 3 से कटेगा ये 6 और 5, कितना आ गया? 4 इंटू 65 बराबर x। तो कितना हो जाएगा? 5 20 के जीरो हाथ में 2 24 25 26 26 ना 260। 260 बराबर x। हो गया डाउट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 260। तो ये 260 क्या बता रहा है आपको? चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 260 जो हमारा यहाँ पे आया है वो हमको ये बता रहा है कि देखो 120 आदमी जब हमारे पास थे, उसको ना हम 95 डेज तक खाना खिला दिए, एकदम आराम से खिला दिए। लेकिन अब क्या हो गए? 30 आदमी हमारे मर गए। 30 आदमी मर गए तो हमारा भोजन क्या चलेगा? लंबे दिन तक चलेगा। तो कितने दिन तक चलेगा? 260 दिन तक चलेगा। जबकि पहले हमारे पास 120 आदमी था तो उसमें से हमारा मात्र खाना जो है 195 डेज ही चला। ठीक है, अब हमारा 30 आदमी मरने की वजह से आदमी कम हो गया तो खाना क्या चलेगा? लंबा दिन चलेगा। तो 260 दिन तक हमारा खाना चलेगा, है ना? तो ये सवाल का कहने का मतलब ये था। कोई डाउट अब इसमें? हो गया क्लियर? चलिए, बस आपको इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जो था उसको ये समझना है कि 5 दिन के बाद आदमी मर रहे हैं तो 5 दिन हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन तो हमारा कोई काम ही का नहीं है ना? चलिए, इस प्रकार का आपको यहाँ पे समझना था, बस बाकी सब चीज तो सेम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम यहाँ पे आपको बता दें कि यहीं पे जो हमारा टॉपिक था डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन दोनों पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यानी कि हमारा यूनिटरी मेथड जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से हमारा खत्म हो चुका है। और यूनिटरी मेथड के अंदर में ही हमारा था दो चीज ना, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि यूनिटरी मेथड में हमारा जो दो टॉपिक था डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन वो पूरी तरीके से खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोगों का जो थर्ड टॉपिक था क्या था बताइए? परसेंटेज, है ना? तो अगले वाले क्लास में हम लोग अपना शुरू करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में परसेंटेज टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।